बिस्मिल्लाह। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम हम करते हैं यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a long straight conductor। एक कंडक्टर हमारे पास है having length, some length, ठीक है। we have to find the electric field due to that conductor by using the Gauss's theorem। तो डायग्राम के लिए अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास एक वायर होगी, दिस इज द कंडक्टिंग वायर AB। इसकी लेंथ हमारे पास है L के बराबर, लाइक दिस। इस पे हमने कोई चार्ज डाला हुआ है, ठीक है। कोई चार्ज हम इस पे डालेंगे, ऐसे डालेंगे इस पे चार्ज कोई। Since it is having the length, so it will have the linear charge density। तो इसकी जो linear charge density हमारे पास आएगी, that's linear charge density। linear charge density that's lambda is equal to charge per unit length। ठीक है, that's total charge divided by length, इसकी L के बराबर है, तो ये होगा इसका density, linear charge density। तो इसमें से हम काम करेंगे, हम निकालेंगे Q का वैल्यू, Q is equal to lambda times L। इसका नाम हम रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमने इस कंडक्टर AB के ऊपर डाला हुआ है। नाउ यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। हम करेंगे काम, हम इस कंडक्टिंग वायर को काम करते हैं, इसको एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं इसके अराउंड में। तो मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रा करता हूं, लाइक दिस। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। गॉसियन सरफेस हम इसलिए ड्रा करेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें गॉस थ्योरम को यूज करना है। तो गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए हमारे पास चार्ज होना चाहिए एनक्लोज्ड। तो उस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रा किया। नाउ टोटल चार्ज जो हमारे पास है दैट इज Q दैट हैज बीन एनक्लोज्ड इनसाइड द सिलेंडर। अब इस पूरे सिलेंडर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होगा गॉस थ्योरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा बराबर 1/ε0 टाइम्स Q इनसाइड। ठीक है, सिंस Q इनसाइड हमने निकाल के रखा है दैट इज लैम्डा टाइम्स L। यूज अगर हम 1 को करेंगे इसमें, यूजिंग 1 वी गेट, हमें मिलेगा दैट इज phi ऑफ E इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स लैम्डा टाइम्स L। चलिए जी, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। So, ये निकलता है इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास। अब अगर हम डेफिनेशन का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हम यूज करेंगे, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो हमारे पास है इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा फ्लक्स अक्रॉस द थ्री फेसेस ऑफ दिस। सिंस इट हैज थ्री फेसेस लाइक दिस, इट इज अ सिलेंडर, इट हैज थ्री फेसेस, वन फेस इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड फेस इज दिस। ठीक है, तीन सरफेस इसके हमारे पास है। एक सरफेस यहां से है, एक सरफेस इसका यहां से, और एक सरफेस यहां से इसका। तो हम देखेंगे कि इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस सरफेस E1 S1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस सरफेस S2 एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस सरफेस S3। तो हम अगर यहां पे नोट तो करेंगे, दिस इज सरफेस S1, दिस इज अनदर सरफेस S2 एंड दिस इज अनदर सरफेस दैट इज S3। ठीक है, तो इस वाले सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस इस वाले सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस इस सारे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास आएगा वही होगा असल में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगा डेफिनेशन के हिसाब से, ऑल्सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जो होगा वो होगा फ्लक्स ओवर S1 प्लस फ्लक्स ओवर S2
प्लस फ्लक्स ओवर S3। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास है दो वेक्टर्स के बीच में, यहां भी, तो आपको पता है A डॉट B इज इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा, तो हमारा आ जाएगा दिस इंप्लाइज phi E इज इक्वल टू फ्लक्स ओवर S1, ये बनेगा E टाइम्स ds cos ऑफ थीटा, प्लस ये भी बनेगा E टाइम्स ds cos ऑफ थीटा, मगर सरफेस यहाँ पे हमारे पास है S2, ये बनेगा E टाइम्स ds cos ऑफ थीटा, प्लस again this is over some surface S3, it's E times ds cos of theta. Now theta जो हमारा यहाँ पे है, that is the angle between the electric field line and the area vector. Area vector आपको पता है, that's always perpendicular to the surface. हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है, उसकी एरिया वेक्टर की वही डायरेक्शन होती है जो हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। अब अगर ये सरफेस हमारे पास S1 है, इसका यूनिट वेक्टर आउटवर्ड्स होगा हमेशा लाइक दिस। इसको अगर हम यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर डालेंगे, मगर वो तो आउटवर्ड्स होगा, तो अगर मैं इसको यहां से डालूंगा यूनिट वेक्टर, तो ये होगा इसका यूनिट वेक्टर n कैप। ठीक है, सिमिलरली इस वाले सरफेस का यूनिट वेक्टर यहां से होगा, दैट्स n कैप। और ये जो थर्ड सरफेस हमारे पास है, दिस सरफेस, इसका यूनिट वेक्टर होगा परपेंडिकुलर इस सरफेस को, मगर आउटवर्ड्स, तो ये होगा यूनिट वेक्टर इसका, दैट्स n कैप। ठीक है, एंड यहां पे हमारे पास चार्ज इसके बीच है, इसके अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ जाएगा, आउटवर्ड्स होगा, है ना। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे इधर जाएगा आउटवर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे S1 के लिए E हमारा इधर की तरफ जाता है, सॉरी n कैप हमारा इधर की तरफ जाता है, और E हमारा इधर की तरफ जाता है, तो एंगल हमारा 90 के बराबर बनेगा यहाँ पे। S2 के लिए n कैप हमारा यहाँ से, E हमारा यहाँ से, तो एंगल हमारा फिर से 90 बनेगा, और S3 के लिए E हमारा यहाँ से और n कैप भी हमारा वहीं से, तो S3 के लिए एंगल है 0 डिग्री। मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर S1 एंड S2, फॉर S1 एंड S2 थीटा जो हमारा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, and for S3 theta is equal to 0 degree. As you know, cos of 90 that is 0 and cos of 0 that is 1. अगर cos of 90 0 के बराबर बनेगा, cos of 0 1 के बराबर बनेगा, इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा बनेगा 0 के बराबर, इस वाले के लिए हमारे पास 0 बनेगा क्योंकि एंगल है यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, खाली हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें बचेगा वहां पे। ठीक है, so therefore आपका जो phi of E बनेगा वो बनेगा सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर सरफेस S3 E टाइम्स D into S। ठीक है, क्योंकि cos of 0 1 होगा, ये बनेगा E ds के बराबर। अब देखो यहाँ पे E हमें यहाँ से E को हमें निकालना है, तो E हम इसको बाहर निकालेंगे, और ये बनेगा phi of E is equal to E टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर सरफेस S3। ठीक है, as you know integration of ds that is simple as, so this implies phi of E is equal to E times S। ठीक है, what is S? that is the surface area of cylinder, है ना। इसकी लेंथ कितनी है, L के बराबर, इसका अपना रेडियस होगा, let that radius be equal to R। ठीक है, तो surface area of cylinder मैं लिखूंगा यहाँ पे here S is equal to 2 pi RL। ठीक है, S that is surface area of cylinder 2 pi RL, so therefore electric flux of the cylinder is equal to E times 2 pi RL। ये निकलता है, अगर हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का। गॉस थ्योरम को यूज किया था मैंने, ये निकला था इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन के हिसाब से ये निकलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम इक्वेट करेंगे, मैं लिखूंगा इधर इक्वेटिंग, equating 2 and 3 we get ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज E टाइम्स 2 pi RL इज इक्वल टू, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा, बनेगा लैम्डा टाइम्स L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस L and L gets cancel, this implies E times 2 pi R is equal to lambda divided by epsilon naught। आपको E का वैल्यू चाहिए, ये नीचे जाएगा, बनेगा lambda divided by 2 pi epsilon naught times R। ठीक है, तो ये निकलता हमारे पास एक्सप्रेशन इसका नाम हम रखें इक्वेशन नंबर 4।
इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। आर हमारा डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पी का जहां से हम उस वायर से मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, और लैम्डा आपके पास होता है डेंसिटी। अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे भी, और इट्स इज इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे डिवाइड बाय 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको याद होगा, दैट्स 9 into 10 raised power 9। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से किया इसको, नीचे भी मल्टीप्लाई 2 से किया इसको, सब तब जाके आपको सिंपलीफाई नहीं करना पड़ेगा ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसी भी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर से होगा या किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर से होगा किसी भी पॉइंट पी पे, वो है इसके बराबर ट्वाइस लैम्डा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। अब देखो वहां पे आपका आर जो है, आर इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, फ्रॉम दैट वायर, दैट इज दिस। यहाँ पे अगर हमारा पॉइंट पी था, ठीक है, इस वायर से कितना दूर होगा वो इनवर्सली करेगा उस पर डिपेंड। मतलब ये होता है अगर हम वायर के नजदीक देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर हम वायर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वहां पे कम होगा। ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से बाय यूजिंग द गॉसेस थ्योरम। समझ आया? ओके, थैंक यू।